फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 21 जुलाई को सीजी सेट का एग्ज़ाम होने वाला है और इन पर बेस्ड मैंने इससे पहले मेरे वीडियो डाला था 2018 जो सीजी सेट में जो जनरल पेपर है पार्ट 1 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक का मैंने सॉल्यूशन करवाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है सेट की तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक, मतलब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशंस पर, ठीक है ना। 2018 जनरल पेपर 1 का, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और इसके बाद हम 2019 के जनरल पेपर पर भी बात हम करेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्ट पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छे से फोकस कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 हम लास्ट में देखेंगे, है ना। उसके पीछे रीज़न है, मैं बताऊंगा। तो देखिए, विश्लेषण या तो शुद्ध या प्रयुक्त गणित है। गणित की केवल वे शाखाएं शुद्ध गणित के अंतर्गत आती हैं जो अपने क्षेत्र के बाहर की मान्यताओं का उपयोग नहीं करते हैं। कलन विश्लेषण कलन का उपयोग करता है। कलन विश्लेषण शुद्ध गणित नहीं है, ठीक है ना। जो कलन विश्लेषण है ना, मैं एक साथ ये जोड़कर है, ध्यान रखना। कलन विश्लेषण शुद्ध गणित नहीं है। चूँकि विश्लेषण अपने क्षेत्र के बाहर की मान्यताओं का उपयोग नहीं करता है, इसलिए यह शुद्ध गणित है, ठीक है ना। शुद्ध गणित प्योर मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं, और है ना जो आपका प्रयुक्त गणित जिसे अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि कॉमन पेपर का है। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है समझने के लिए, है ना, ठीक है, कि विश्लेषण अपने क्षेत्र के बाहर की मान्यताओं का उपयोग नहीं करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध गणित बोलते हैं। तो ये निष्कर्ष निकालने का जो तरीका है ये निगमन वाला तरीका है, यानी कि, है ना, ये हो जाएगा निगमित करके जो ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, ए बी का पुत्र है। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है ये, अच्छे से फोकस कीजिएगा। ए बी का पुत्र है, बी यू की माता है, यू वी की पत्नी है, वी जेड का पिता है तथा जेड डब्ल्यू का भाई है। वी किस प्रकार ए तथा बी से संबंधित है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए जो है बी का पुत्र है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे जो है रफ स्पेस में आते हैं, या इसी यहीं पे देख लेते हैं बगल में। देखिए, ये बोला है कि ए जो है बी का पुत्र है ना, बी का हुआ पुत्र, ठीक। और यहाँ पे लिखा है बी यू की माता है ना, यू की माता है, ठीक। यू वी की पत्नी है, ठीक है ना, वी की पत्नी, इसका मतलब दोनों पति पत्नी हुए, है ना। यहाँ पे यू और वी दोनों क्या हुए, पति पत्नी हुए ना, याद रखना। जिसमें यू जो है ना वी की पत्नी है, ठीक है। वी जो है जेड का पिता है, जेड का पिता है, ठीक। तथा जेड डब्ल्यू का भाई है, जेड और डब्ल्यू दोनों भाई भाई हुए, ठीक। पूछा है वी किस प्रकार ए तथा बी से संबंधित है। तो यहाँ जेड और डब्ल्यू का तो मतलब ही नहीं, औचित्य ही नहीं है, यहाँ इतने से ही मतलब है अपने आप को, ठीक है ना। वी किस प्रकार ए तथा बी से संबंधित है, रिलेशन देखिए। वी जो है बी से किस प्रकार रिलेटेड है, वी जो है ए से किस प्रकार रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें पता है कि वी की जो पत्नी है ना, उसकी माता, तो भाई वी की पत्नी की माता मतलब क्या हुई, वी की सास हुई, है ना। तो बी जो है ना क्या, वी की सास है, ठीक। इसका मतलब है ना वी जो है बी का दामाद हुआ, है ना। बी अगर वी का सास है तो क्या होगा, वी बी का दामाद, ठीक। और ए जो है बी का पुत्र है, इसका मतलब निश्चित रूप से वी का साला हुआ ही, ठीक है। मतलब आपस में दोनों जीजा साला हुआ, या साला जीजा बोलो, ठीक। प्रश्न बोला है कि ए जो है किस प्रकार, है ना, सॉरी, वी जो है किस प्रकार ए तथा बी से संबंधित है। तो वी ए से किस प्रकार संबंधित है और बी से किस प्रकार संबंधित है। तो ए से संबंधित है साला जीजा वाला, ठीक है। और ठीक है, बी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी का क्या है, दामाद है, क्लियर ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट, साला जीजा और दामाद करके, ठीक। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो परिवर्तित करता है कैरेक्टर को बिट्स में, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में, वर्ड्स को बिट्स में, ठीक है। तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो परिवर्तित करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, है ना। फोकस कीजिए, लॉजिकल, है ना, रीजनिंग का है, रीजनिंग नहीं, एक्चुअल में अगर हम कहें तो ये, है ना, जो युक्ति युक्त जिसे हम कहते हैं, युक्ति युक्त जो संगत से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं ना, वही है ये। तो यहाँ पे 3 कथन हैं और उनके आधार पर यहाँ पे कंक्लूज़न है, यानी कि, है ना, निष्कर्ष है। फिर यहाँ पे पूछा गया है 4 ऑप्शंस, ठीक है ना, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से
केयरफुली ऑब्जर्व करना। कोई फूल, कथन एक है, कोई भी फूल फल नहीं है, कोई, है ना, फिर लिखा है कुछ फल पत्तियां हैं, सभी पत्तियां वृक्ष हैं, ठीक है। 3 ये कथन हुए। पहला बोल रहा है कि कोई भी फूल फल नहीं है, ठीक। दूसरा जो कथन है वो ये बोल रहा है कि कुछ फल पत्तियां हैं, ठीक है, कुछ फल पत्तियां हैं, ध्यान रखिएगा, फल जो है कुछ फल जो है पत्तियां हैं। तीसरा जो बोला है सभी पत्तियां वृक्ष हैं, सभी पत्तियां वृक्ष हैं, इतना दिमाग में सेट कर लिए। अब निष्कर्ष में आते हैं। पहला बोला है कोई भी वृक्ष फल नहीं है। अब ऑब्जर्व कीजिए ये सही है या नहीं, इसको हम देख रहे हैं ना। ऑप्शन में तो यही लिखा, ऑप्शन में क्या होगा, आपको निष्कर्ष एक सही है या निष्कर्ष 2 सही है या दोनों सही है, दोनों में से एक सही है, मतलब दोनों के दोनों सही नहीं है, बस यही होगा ऑप्शन में। ऑब्जर्व कीजिए, निष्कर्ष 1 बोला है कि कोई भी वृक्ष फल नहीं है, ठीक है, कोई भी वृक्ष फल नहीं है। यहाँ लिखा है सभी पत्तियाँ वृक्ष हैं, तो इसका मतलब हम वृक्ष को पत्ती ले सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया, वृक्ष के जगह में आप पत्ती से रिप्लेस कर दो, मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक। कुछ फल पत्तियाँ हैं, तो इसका मतलब फल, कुछ फल तो हैं जो पत्तियाँ हैं, तो कोई भी पत्ती नहीं है, यही हो इसका मतलब। तो इसका मतलब ये लाइन तो गलत हो रहा है, तो ये निष्कर्ष 1 क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है। ये मेरा अपना तरीका है ना, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कम से कम कुछ वृक्ष फल हैं, कम से कम कुछ वृक्ष, हमें पता है कि सभी पत्तियां वृक्ष हैं, तो ये जो वृक्ष है उसको पत्ती से रिप्लेस कर दो, तो कम से कम कुछ पत्ती हो गया, फल हैं लिखा है कुछ फल पत्ती है, बिल्कुल पत्ती है, तो यहाँ कम से कम कुछ पत्ती है। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निष्कर्ष 2 संभव है, ठीक है। यहाँ लिखा है केवल निष्कर्ष 1 सही है, ये तो गलत है ना, इस बात को ध्यान रखना। सी ऑप्शन बोला है न तो निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2 सही है ना, ये यहाँ पे कही गई है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त जो है वर्णन उपलब्ध नहीं है, या पर्याप्त जो है रीज़न कह सकते हो वो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि निष्कर्ष 2 तो समझ में आ रहा है, मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष बी हमारा सही है, इसका मतलब 29 का डी, ठीक है। क्लियर ना। देखिए कुछ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ रीजनिंग से भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बायो से भी क्वेश्चंस होते हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पूरा मिक्स रहता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, उचित संबंध जोड़िए, ठीक है। तो ये बायो से रिलेटेड है, यहाँ लिखा है बायोम, ठीक, और लिखा है वर्षा, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ पे 5 अलग अलग दिया हुआ है, और वर्षा जहाँ जहाँ है ना उसकी जो सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ये जगह के बारे में बताया गया है। घास के मैदान में कितनी वर्षा होती है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन में कितना होता है, समशीतोष्ण पर्णपाती वन में कितना होता है, टैगा, और फिर टुंड्रा, इसमें कितना कितना होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर कर दूँ मैं, है ना। तो घास के मैदान में 25 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा है ना वाले वन में, है ना, इस बात को ध्यान रखना है, इसमें 200 से 500 सेंटीमीटर तक वर्षा। और समशीतोष्ण है ना जो पर्णपाती वन है, इसमें जो है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। टैगा में आपका है 1 सेंट, है ना, फर्स्ट मतलब 25 से 100 सेंटीमीटर, और टुंड्रा में है 25 सेंटीमीटर। अब मैच कौन कौन से हो रहा है, ए का हो गया 5, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना, और बी का है आपका 4, तो बी का 4, ठीक है, और फिर सी का है 3, तो सी का 3, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक। इसका मतलब समझ पा रहे हैं, और डी का 1 है, तो ये भी डिस्कार्ड, बचा ऑप्शन सी, क्लियर। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए का 5 है, बी का 4 है, सी का 3 है, डी का आपका 1 है, और ई का आपका है 2, ठीक। इसको एक बार अच्छे से रिपीट कर लीजिए, है ना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, पूछा है, ये आपका आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ लीजिए इसको, है ना। क्या बोला है यहाँ पे, कौन सा सही आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस पे कभी भी डैश या फिर @ ये नहीं लगा रहता है, इसलिए ये सब तो डिस्कार्ड हो गया, सिर्फ और सिर्फ डॉट लगा रहता है, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो इसमें से आईपी एड्रेस, है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का फुल फॉर्म है ना, तो जो आईपी एड्रेस होता है वो है 202 पॉइंट, है ना, या फिर डेसिमल बोल सकते हो 50 पॉइंट, है ना, 20 फिर .148, मतलब कहने का मतलब है कि इस पैटर्न में होता है, डेसिमल होता है ना, दशमलव होता है, बाकी दूसरा सिंबल नहीं होता। इसका मतलब 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32, ये फिर से कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित स्टोरेज मात्रकों को सबसे छोटे मात्रक से सबसे बड़ी मात्रक, है ना,
के क्रम में सजाइए, मतलब अरेंज कीजिए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि सबसे छोटी जो है ना मात्रक होती है वो बिट होती है, और 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट होता है, ये आपको पता है, क्लियर है। और 1024 बाइट मिला करके होता है 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट 1 KB, और फिर 1024 किलो बाइट मिला करके 1 MB होता है, और 1024 MB मिला करके 1 है ना GB होता है, और इसी तरह से 1024 GB मिला करके है ना कितना हो जाएगा 1 TB करके, ठीक है। तो आपको सबको पता है ना, बीट से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, फिर उससे बड़ा गीगाबाइट, फिर उससे बड़ा टेराबाइट, ठीक है। यानी कि FBAC और क्या हो जाएगा ED, FBACED, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। देखिए क्या लिखा है, यदि A इक्वल्स टू 1 तो निम्न श्रेणी क्रम में अगला पद क्या होगा, है ना, ठीक है। इसमें CEHKPS दिया हुआ है, S के बाद क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ A की वैल्यू 1 का मतलब क्रम को बता रहे हैं, A हमारा 1 है तो C कौन से क्रम में है, E कौन से क्रम में है, H कौन से क्रम में है, ठीक है। जब भी ABCD वाला क्वेश्चन आता है ना तो पहले तो ABCD लिख लेना चाहिए, है ना, ABC। मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ इसकी पोजीशन 1 है, ठीक। अच्छा यहीं से हम है ना गैप कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। A है, A के बाद फिर C है, उसके बाद फिर E है, फिर H है, फिर K है, फिर P है, फिर S है, फिर कौन सा होगा, है ना। अब देखिए 1 का गैप है, फिर 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, ठीक, 2 का गैप, उसके बाद 4 का गैप है, फिर 2 का गैप। अब इसके बाद या तो 2 का गैप होगा या तो 4 का गैप होगा। अगर 2 का गैप होगा तो V आना चाहिए, और V ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब 4 का गैप होना चाहिए, तो 4 के गैप के बाद क्या आएगा, X आएगा, इसका मतलब आंसर श्योर है, ठीक है ना। तो लॉजिक इस तरह से हमें देना है, तो क्या हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 34। बोला है प्रभावशाली कक्ष संचार होना चाहिए। प्रभावशाली कक्ष संचार किस तरह से होना चाहिए, सहानुभूतिजनक, तदनुभूतिजनक, निरुत्साहजनक या करुणाजनक। ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है ना, ठीक है ना, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों में होता है कन्फ्यूज़न। मैं क्लियर कर दूं, है ना। इसमें ये जो है जिसको हम एम्पैथेटिक बोलते हैं, है ना, हमें एम्पैथेटिक होना है, दैट मीन्स तदनुभूतिक जनक के साथ होनी चाहिए संचार जो है। तो प्रभावशाली कक्ष संचार होना चाहिए तदनुभूति जनक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, ठीक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की संकल्पना निम्न में किन संकल्पनाओं को सम्मिलित करती है, ठीक है। तो यहाँ बोला है कंसोर्टियम ऑफ इंस्टीट्यूशन, एप्रोप्रिएट ICT एप्लीकेशंस, वर्किंग इन कोलैबोरेशन टू प्लान प्रोग्राम्स करके, डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट टुगेदर एंड डिलीवर देम टू लर्नर्स, इंटर इंस्टीट्यूशन एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर स्टाफ करके। तो मैं क्लियर कर दूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो संकल्पना है इसमें, है ना, ये 4 जो ऊपर की जो संकल्पनाएँ हैं यही शामिल होती हैं, है ना, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन में आप देख लीजिए ABCD, ठीक है, 35 का हो जाएगा A। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36। निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1, 3, 7, 10, 19, उसके बाद ऑप्शन गैप हुआ, फिर 39, 44 और 69, ठीक है ना। पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये, है ना, बना है। तो देखिए 1 है ना, और 3 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 19 है, उसके बाद गैप हुआ, उसके बाद फिर है ना 39 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर 44 है, फिर 69 है, ओके। अब देखिए यहाँ पे यहाँ हुआ +2, यहाँ हुआ +4, यहाँ +3, फिर है +9। अब यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे है +20, है ना, सॉरी 20 नहीं, अभी तो पता नहीं गैप क्या होगा। यहाँ से पता चल रहा है +5 और ये +25 करके। देखिए ये 2 है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 है, 3 स्क्वायर है, ये 5 है, 5 स्क्वायर। नहीं तो श्योर है कि ये +4 होगा, है ना, यानी 4 और फिर होगा 4 स्क्वायर, यानी यहाँ पे होगा 16। तो +4 होगा तो 23 आएगा, और 23 + 16 कितना आ जाएगा 39, क्लियर ना। तो 2 2 स्क्वायर, 3 3 स्क्वायर, 4 4 स्क्वायर, 5 5 स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे 23 बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, ठीक है, क्लियर। 36 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। देखिए निम्न में से किस वायु प्रदूषक का सापेक्षिक विषैलापन सबसे अधिक है। सापेक्षिक विषैलापन जो सबसे अधिक है वो है नाइट्रस के ऑक्साइड,
37 का डी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बहुअर्थ वाले शब्द अथवा प्रतीकें सृजित करती है। क्या सृजित करती है? भौतिक अवरोध, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोध, अर्थ संबंधी अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध। बहुअर्थ वाले शब्द या प्रतीक जो है क्या सृजन करती है? अर्थ संबंधी अवरोध। तो हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न कौन सा संप्रेषण की विशेषता नहीं है? ठीक है ना। तो इसमें देखिए, दो रास्तों वाली प्रक्रिया, सूचना आदान प्रदान तथा समझना, सतत प्रक्रिया, रैखिक प्रवाह। ठीक है, तो इसमें याद रखना, दो रास्तों वाली प्रक्रिया, सूचना आदान प्रदान तथा समझना, सतत प्रक्रिया, ये तीनों जो है ना, इसकी विशेषता है। संप्रेषण की विशेषता नहीं है, उसमें आ जाएगा डी। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, निम्नलिखित चित्र को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आवश्यक न्यूनतम सरल रेखा, ठीक है ना। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो जितने भी है ना, उसमें आप टिक आउट करते जाइए पेंसिल से। तो न्यूनतम सरल रेखा है ना, कितने होंगे जिससे ये डायग्राम फिर बन जाएगा। ठीक है ना। तो एक तो ये वाला लाइन हो गया, एक ये हो गया है ना, 2, ठीक है ना, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट मैं देख रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 और ये हो गया सीधा पूरा है ना 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ठीक है ना, और यहाँ पे ये हो गया 10, ये हो गया 11 और इसमें 2 ठो है, एक है 12। क्लियर ना। तो आप लाइन से पूरा काउंट कर दीजिए, टोटल कितना है 12। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 40 का डी। नेक्स्ट है, दूर सम्मेलन निम्न में से किस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण है? ठीक है ना। तो किस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण है? अतुल्यकालिक है ना, अतुल्यकालिक दूरस्थ शिक्षा, समकालिक दूरस्थ शिक्षा, संकर दूरस्थ शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो समकालीन, हाँ, समकालिक दूरस्थ शिक्षा, दूर सम्मेलन जो होता है ना, वो है ना किस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा है? समकालिक दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण है। 41 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वन्य जीव प्रजातियों के संदर्भ में क्या सत्य है? समाप्त हो जाने वाला, संधार्य, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, न समाप्त होने वाला। हमें पता है कि जो वन्य जीव प्रजाति है वो समाप्त हो सकता है। ठीक है ना। ओके, संधार्य मतलब ये हुआ कि उसको संधारित किया जा सकता है ना, निश्चित रूप से। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, ठीक है ना। जब समाप्त हो जाने वाला है हम बोल रहे हैं तो नवीकरणीय तो नहीं हो सकता, अनवीकरणीय हुआ। न समाप्त, ये भी गड़बड़ है। तो है ना, क्या क्या बात सही है यहाँ पे? समाप्त हो जाने वाला, संधार्य, अनवीकरणीय, यानी कि हो जाएगा ए बी सी। तो ऑप्शन का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। तो 42 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, राज्यों को दिनांक 31/3/2017 की स्थिति में राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या सुमेलित कीजिए। मैं क्लियर कर दूँ ये चीज़ है ना। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में स्टार मार्क किया गया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है ना, तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है ना। ओके, क्योंकि ये विश्वविद्यालयों की संख्या पर आधारित है और कुछ इसमें डेटा का उलट हुआ होगा और ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ होगा, इसी वजह से इसको स्टार मार्क किया गया है व्यापम के द्वारा। तो हम इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। निम्नलिखित में क्या सही है ना। आज़ादी के समय 20 विश्वविद्यालय तथा 531 महाविद्यालय थे। आज़ादी के समय 2.1 यानी 2.1 लाख विद्यार्थी थे, है ना। ये जो डेट दिया है उस स्थिति में 795 विश्वविद्यालय थे। ये जो डेट दिया है ना 31 मार्च है ना 2017, इस डेट में 42,338 महाविद्यालय थे। तो इसमें मैं क्लियर कर दूं कि इसमें बी, सी और डी तीनों करेक्ट है। मतलब आज़ादी के समय 2.1 लाख विद्यार्थी थे। 31 मार्च 2017 की स्थिति में 795 विश्वविद्यालय थी और 31 मार्च 2017 की स्थिति में 42,338 महाविद्यालय थे। तो बी सी डी यानी कि 44 का हो जाएगा आपका है ना, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 45 है ना, आस्की जिसे हम कहते हैं ASCII है ना। आस्की एक कैरेक्टर एनकोडिंग है ना स्कीम है जिनका उपयोग जो है विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं तथा कंट्रोल जो कुंजी होता है इत्यादि को पर्सनल कंप्यूटरों के द्वारा निरूपित है ना करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग उपयोक्ता के द्वारा है ना जो कीबोर्ड है उस पर किया जाता है। अतः आस्की का पूर्ण रूप है। ये सब घुमा फिरा कर दिमाग ही लगाना है। यहाँ कुल मिलाकर के सिर्फ हमें ये बताना है जो आस्की है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसको अच्छे से आप दिमाग में सेट रखिए। तो 45 हो जाएगा सी है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, सी ऑप्शन। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। जैव आवर्धन क्षमता कारक है ना, यहाँ इसका जो यूनिट दे दिया है लीटर पर किलो के आधार पर निम्न रसायनों का कौन सा बढ़ता क्रम सही है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। जैव आवर्धन क्षमता कारक जो है के आधार पर है ना निम्न रसायनों का बढ़ता क्रम सही है।
तो इसमें हो जाएगा आपका, है ना, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, क्लोरोडेन, DDT। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, निम्न में से कौन भारत में भूतापीय स्थान है? मणिकर्ण, हीराकुड, सरगुजा, है ना, सूरजकुंड, राजावार, है ना, काकरापार। तो ये आप याद रखिए, इसमें जो है ना, भूतापीय स्थान कौन कौन सा है ना। तो 47, है ना, इसका जो हो जाएगा भूतापीय स्थान के बारे में अगर बात करें तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, यानी ACDE। ठीक है, मणिकर्ण, सरगुजा, सूरजकुंड, है ना, और राजावार। ठीक है, 47 का हो गया डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि x + y का अर्थ है x माँ है y की, x - y का अर्थ है x भाई है y का, है ना, x% y का अर्थ है x पिता है y का, तथा x गुणा y का अर्थ है x बहन है y की, तब यहाँ पूछा है p नाना है q का, इसमें से कौन सा निरूपित करता है? ठीक है, तो यहाँ पे, है ना, आप ऑप्शन वाइज जाइए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है? p + s, इतने से इतना का मतलब क्या हुआ, है ना, p जो है s की माँ है। अब s गुणा y का मतलब हुआ s जो है r, है ना, s जो है r की बहन है ना। और r - t का मतलब क्या हुआ? r - t का अर्थ है कि r जो है t की, है ना, t जो है r जो है t का भाई हुआ, और t% y का मतलब है t जो है y का पिता हुआ। देखिए मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, है ना, मतलब t जो है y की पिता है, ठीक, और r जो है t का भाई है, यानी पिता का ही भाई हुआ ये r जो है ना, क्योंकि पिता का ही भाई हुआ। और s जो है t का बहन है, तो इनके पिता की बहन, है ना, इनके q के पिता के भाई के बहन, है ना, की माँ। ठीक, तो ये तो गड़बड़ हो गया, है ना, हमें यहाँ पे नाना पूछा गया था। ठीक है ना, लास्ट में ही ये तो फीमेल वर्जन आ गया भैया, ऑप्शन ये डिस्कार्ड हुआ। नेक्स्ट p+, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है, मैं यहाँ पे भी लास्ट में देखो प्लस लिखा है, लास्ट में आखिर में p जो है s की माँ होगी, जबकि हमें पूछा है p नाना है q का, तो, है ना, अगर p जो है नाना है तो निश्चित रूप से t मेल पर्सन होगा, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ। ये दोनों में से ही हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, p/s, है ना, इस परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? पिता है, तो p जो है s का पिता है, और s उसके बाद है r लिखा है ना, तो प्लस मतलब माँ, निश्चित रूप से s जो है r की माँ हुई। उसके बाद है t, यहाँ माइनस है, तो फिर r जो है ना, t का भाई हुआ। ठीक, क्लियर ना, t का भाई हुआ, और t जो है q का, है ना, ठीक है ना, यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो t जो है q की बहन है। ठीक, तो t जो है q की बहन है और r जो है t का भाई है, तो कुल मिला करके, है ना, r जो है t का, है ना, r जो है q का भाई ही हुआ, r q का भाई है, r की माँ निश्चित रूप से q की माँ हुई। ठीक है ना, और q के माँ की पिता, q के माँ का पिता, यानी कि q का क्या हुआ? नाना। इसका मतलब p जो है q का नाना है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रहा है, तो 48 हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, HTML का उपयोग से किसकी रचना की जाती है? HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ये, है ना, इसके उपयोग से क्या रचना किया जाता है? वेब पेज की रचना की जाती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 49 का डी। इसके बाद लास्ट 50 नंबर देखिए, कक्षा कक्ष संचार का किससे संबंध नहीं है? अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, सार्वजनिक संचार, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तीनों का इससे संबंध नहीं है। ठीक है ना, क्लियर? तो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे कक्षा कक्ष संचार का किससे संबंध नहीं है, ये सब इनसे संबंधित है ना, माफ़ कीजिए, अंतर्वैयक्तिक और सार्वजनिक इनसे रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड नहीं है पूछा गया है, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। मैंने क्वेश्चन नंबर 25, है ना, स्किप किया था, तो उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, उसके पीछे रीज़न आपको क्लियर हो जाएगा अभी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या लिखा है, यदि ए बी, है ना, कूटबद्ध किया गया है 3-7 से, सी डी कूटबद्ध किया गया है 7-11 से, ई एफ कूटबद्ध किया गया है 13-17 से, आई जे कूटबद्ध किया जाएगा किससे? ठीक है, तो देखिए ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी, ठीक, यह आपका है 3-7, और आपका इसके बाद है सी डी 7-11, ई एफ ये आपका है 13-17।
ठीक है। निश्चित रूप से इसके बाद GH होना चाहिए, उसके बाद लास्ट टर्म होगा IJ, है ना, ठीक। IJ पूछा है आप दिमाग लगाइए यहाँ पे क्या हुआ होगा, पैटर्न हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मैं इसको पैटर्न बना रहा था और मैंने इस क्वेश्चन को ChatGPT और जेमिनी जो AI सॉफ्टवेयर है तो उनसे भी मैंने पूछा था, तो उसका आंसर जो है यहाँ पे, है ना, एक भी करेक्ट नहीं था, मतलब एक भी एक्यूरेट नहीं था यहाँ पे। तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत था क्या, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसका जो पैटर्न है एग्जैक्टली मैच नहीं करता है, अप्रॉक्सीमेटली मैच करता है। और वो किसके मैच करता है आप खुद देखिएगा, है ना। इसका दो मैं तरीका बता रहा हूँ। एक तो मैं अपना जो तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि आप जो है इसमें देखेंगे +4 हुआ, उसके बाद यहाँ पे +0 हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर +4, फिर +2 हुआ, फिर +4, अब क्या होगा देखिए, +4 +0, +4 +2, +4 तो ये 0, फिर 2, उसके बाद +4 होना चाहिए। इसके बाद इस वाले +4 तो कॉमन है सेकंड में, है ना, फर्स्ट +4, थर्ड +4, फिफ्थ +4, फिर अब यहाँ +4 ही होना चाहिए, परफेक्ट। तो यहाँ पे इस हिसाब से 21, फिर 24, फिर इस वाले पैटर्न से देखिए 0, 2, है ना, 4, और उस वाले पैटर्न से अब यहाँ +6 होना चाहिए, फिर लास्ट फिर से +4। इसका मतलब यहाँ 31 होगा और ये 35 होगा। तो इससे समझ में आ रहा है ये इसके लगभग करेक्ट आ रहा है। एक तो ये तरीका हुआ जो मैंने वहाँ पूछा था, है ना, ठीक है ना, ChatGPT से, है ना, कि एक्यूरेट आंसर मैं पता कर सकूँ, तो उसमें जो पैटर्न बताया गया उसमें ये बताया गया कि देखिए, है ना, यहाँ ये 3 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 13 है, 17 है। एक्चुअल हुआ क्या है इन दोनों, है ना, मैं आप ध्यान से देखिए +4 हुआ है तब ये मिला है, इन दोनों में +6 हुआ है तब ये मिला है, ठीक है ना। तो इन दोनों में अब +8 होगा तब ये मिलेगा, परफेक्ट ना। इसका मतलब ये हो जाएगा, है ना, 21, और ये हो जाएगा आपका 35, और फिर इसमें, है ना, क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से आप लॉजिक लगाइए, पहले +4 हुआ तो 3 का 7, 7 का 11, +6 हुआ 7 का, है ना, 13, 11 का 17, +8 हुआ तब तो ये, है ना, 21 आ जाएगा और ये आपका 35 हो जाएगा। अब इसके बाद +8 के बाद कायदे से क्या होना चाहिए, +10 होना चाहिए, तो +10 के हिसाब से ये हो जाएगा, है ना, इसमें 31, और ये हो जाएगा आपका, है ना, 45। तो इतना मैं समझ गया था कि इसका कोई एक्यूरेट आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो सबसे बेस्ट ये है कि आप बिल्कुल उसके करीब जाइए। एक पैटर्न और मैं ढूंढ रहा था, उसके हिसाब से मैंने देखा था कि, है ना, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें +4 हुआ है, फिर +6 हुआ है, उसके बाद आप +10 कीजिए, है ना, ठीक है, उसके बाद +14, +10 के बाद आप +14 कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे 4 हुआ तब ये मिला, +6 होने से ये मिला, प्लस, है ना, ये आपका 10 होने से ये 33 हो जाएगा, है ना, और ये आपका है ना 10 हुआ तो ये 33, और ये हो जाएगा आपका 27, है ना। जो दूसरा पैटर्न है उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, है ना। तो दूसरे वाले पैटर्न से, है ना, आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये +4 हुआ, उसके बाद अब अगर ध्यान से देखो तो 3 + 4 होता है 7, 7 + 4 होता है 11, फिर +6 हुआ तो ये हो गया आपका 13, ये हो गया 17, ठीक। उसके बाद प्लस जो है अब 10 किया गया, ठीक है ना, इसमें +2 फिर +4, उस हिसाब से +10 किया गया तो ये हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा आपका 23, और ये हो जाएगा 27, और इसके बाद, है ना, +14 किया गया तो ये हो जाएगा 37 और 41। इस पैटर्न से ये आंसर मिल जाएगा। अगर एग्जैक्टली आंसर तक पहुंचना है तो ये तरीका है ना, पहले +4 फिर +6 फिर +10 फिर +14। तो मेन बात ये है कि अप्रॉक्स उसके आसपास कौन सा आंसर मैच कर रहा है वो था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो व्यापम ने आंसर जारी किया उसके हिसाब से 25 का ऑप्शन नंबर क्या है, बी। बाकी कोई एक नॉर्मल पैटर्न मुझे यहाँ नहीं मिला, है ना, इवन मैं इंटरनेट से भी सर्च किया वहाँ से भी, और इसका जो पैटर्न मिल रहा है वो बिल्कुल अजीब जैसा है। +4 हुआ, +6 हुआ, +10, तो कायदे से प्लस क्या होना चाहिए अब, है ना, यहाँ +2 का गया, +4 गया, +16 होना चाहिए, या तो मैंने इससे पहले जो पैटर्न बताया था उस पैटर्न में होना चाहिए, लेकिन दोनों फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ +14 होना चाहिए बोल रहा है, तभी आंसर आएगा। तो खैर उसके अप्रॉक्स है, उसके हिसाब से हम इसको आंसर डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या इसको व्यापक में डिक्लेयर किया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।